अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान आसिफ इकबाल और आप देख रहे हैं आवाज़ मीडिया ग्रुप का मकबूल तरीन प्रोग्राम काम की बात, जिसमें होती हैं इल्म व दानाई की बातें और शिरकत करते हैं शहर के दानिश्वर अफराद। नाज़रीन, आज हमारे साथ तशरीफ़ फरमा हैं हसन यूसुफ शाह साहब। ये एक्चुअली एडवोकेट हाई कोर्ट एंड एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हैं और CSPs के टीचर भी हैं। तो आज ये चूँकि अपने फार्म हाउस पर तशरीफ़ फरमा है, एक्चुअली ये ऑल ओवर द पाकिस्तान विज़िट पे रहते हैं और ख़ास तौर पर इनके ट्रैवल जो है वो लाहौर हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस्लामाबाद अमूमन रहते हैं। तो आइए इनसे मैं भी गुफ्तगू होते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर जी, क्या हाल है? ठीक है आप? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाइए खैरियत से। शाह साहब, मैंने जैसे अपने प्रोग्राम के स्टार्ट में भी यही कहा कि आप चूँकि CSPs के टीचर हैं, तो सर CSPs के आप क्या ऑल ओवर द पाकिस्तान उनको टीच करते हैं या स्पेसिफिक एरियाज़ के? ये जो आपका बड़ा अच्छा सवाल है जी। मैं इसकी वजाहत से तवस्सुत से वजाहत भी कर दूं कि CSP एक ऐसा एग्ज़ाम है, एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर ऑल ओवर पाकिस्तान को हक हासिल है और जो लोग उसमें कम्पीट करके क्लासिफाई या क्वालिफाई करते हैं वो सीधा ग्रेड 17 से 18 में चले जाते हैं। 17 में एंट्री होती है, 18 में वो चले जाते हैं और यही वो लोग हैं जो ग्रेड 22 तक पहुंचते हैं, इनमें से बेशतर पहुंचते हैं। CSP पूरी फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान के एम्प्लॉइज या उनके मुलाजिम होते हैं। एक सूबा, एक खित्ता, एक क्लास, एक ज़ुबान के से उनका ताल्लुक नहीं होता। जब आप प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विसेज की बात करते हैं तो वो मखसूस प्रोविंस की सर्विस से रिलेटेड होता है। जैसे हमारे तहसीलदार साहब होते हैं, DSP साहब होते हैं। लेकिन जब आपके SP होता है या DPO है या DC है, तो वो अगर CSP है तो वो पूरे फेडरेशन यानी पूरे पाकिस्तान के अंदर मुलाजमत कर सकता है और रिप्रेजेंट करता है। उसे कहीं भी ट्रांसफ़र किया जा सकता है, कहीं भी अपॉइंट किया जा सकता है, कहीं भी अपॉइंट किया जा सकता है। और वो फेडरल गवर्नमेंट की रिप्रेजेंटेशन है, यानी कि फेडरेशन जिसे आप कह सकते हैं, उसकी वो नुमाइंदगी करता है। और इसका बड़ा इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है कि सन 74 से पहले ये एक इसके अंदर मामलात थे, तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ने इसके अंदर बड़ी इस्लाहात लेके आए 74 में। अब इसको आइनी और कानूनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है, यानी CSP ऑफिसर को निकालना या उसकी इंक्वायरी करना एक में बहुत मैसिव प्रोसेस है। उसके अलावा इसकी जॉब सिक्योरिटी, प्रिविलेजेस, पर्क्स, तो ये पूरा डिपार्टमेंट है, पूरा एक किस्म का एक फंक्शन है। तो मैं इनको जब ये क्वालिफाई करते हैं, CSS एग्ज़ाम देते हैं, उधर पढ़ाता हूँ। फिर ये जब ग्रेड 19 में जाते हैं उस वक्त पढ़ाता हूँ। फिर ये जब ग्रेड 20 में जाते हैं मैं उस वक्त इनकी ट्रेनिंग और पढ़ाता हूँ। तो सॉरी, मैं आपकी बात इसलिए लंबी बात छेड़ी कि जब ये एंटर होते हैं तो उस वक्त मैं इन्हें गवर्नमेंट और कॉन्स्टिट्यूशन यानी आईन पाकिस्तान और हुकूमत के चलाने के रूल्स ऑफ बिजनेस वगैरह पे पढ़ाता हूँ और वो फुल फ्लेज्ड लेक्चर्स होते हैं। जब ये 19 और 20 में आते हैं उस वक्त मैं इनको स्पेसिफिक जगह पे ट्रेनिंग देता हूँ जो इनको DC, कमिश्नर, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जाने में मदद देती है, या जैसे FBR है, कमिश्नर इनकम टैक्स है, या इस तरह वहाँ इनको फ़ायदे होते हैं। तो फ्रॉम आप कह सकते हैं कि हाथ पकड़ने से लेके इनकी लेटर स्टेज तक मैं इनके मुख्तलिफ मराहिल में से इनकी इनकी सपोर्ट और गाइडेंस करता हूँ। सर, इसका एक्चुअल जो प्रोसेस है वो भी मैं आपसे ज़रूर जानना चाहूँगा, लेकिन इसके साथ साथ अगर आप इजाज़त दें तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग वाक़या मेरे जहन में आ रहा है। लास्ट माह रमज़ान में जो बाकायदा हमारे वज़ीर इत्तलाआत हैं फिरदौस आशिक अवान, उनका एक AC के साहिबा के साथ जो है वो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई और काफ़ी गर्मा गर्मी, लेकिन वो उनके ख़िलाफ़ कोई इतना स्ट्रिक्ट जो है वो एक्शन ना ले सकी। तो वो जैसे आपने स्टार्ट में भी फरमाया कि ओवरऑल एक CSP ऑफिसर को इस तरह जो है वो और जॉब से आउट करना या उसके खिलाफ इतना सख्त एक्शन लेना जो है वो आसान नहीं होता। इसमें जी एक तो जो असिस्टेंट कमिश्नर साहिबा थी मेरी स्टूडेंट रह चुकी है जी सर, और मैं उस वाक़े को अगर साइड पे रख के कहूँ तो मुझे क्लास में इनसे ये उन 2-3 स्टूडेंट्स में थे तो इंतहाई
डिसिप्लिन, एक्सीलेंट आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट और हर टीचर की फ़ख्र का बायस है। खामोश तबीयत और कभी इनकी ऐसी बात नहीं आई। सो अगर एक शख्स जिसने इन्हें 6 से 8 महीने पढ़ाया है और वहाँ इनको ऐसा नहीं पाया, तो 1 आउट ऑफ इस तरह के इंसिडेंट में जहाँ स्नैप कर जाना, रोज़ा भी होता है, गर्मी, धूप, प्रेशर, और ये भी देखा जाए कि वो थोड़ी सी जॉब में नहीं है तो वो कई बातें उनको अभी मालूम नहीं है या वो सीख रही हैं। अगर इन तमाम बातों को रखा जाए, मद्देनज़र रखा जाए, तो इतना हार्श रिएक्शन या इतना स्ट्रॉन्ग रिएक्शन लेना मेरे ख्याल से बहुत आईनी तौर पर भी गलत है और कानूनी तौर पर भी गलत है और इखलाकी तौर पर भी गलत है। हम बच्चों को माफ़ कर देते हैं, हम आपस में भी उलझ पड़ते हैं, और वैसे ही वो माए सियाम का महीना हमें इस्तकामत, सब्र और माफ़ करना, टॉलरेंस की देता है। तो मेरे ख्याल में उस स्पिरिट को जहन में रखते हुए इसको नज़रअंदाज करना चाहिए। जो रियल रियलिटी है मैं उस शख्स को पर्सनली जानता हूँ, तो मैं उसके लिए कहीं भी वाउच कर सकता हूँ, कहीं भी खड़े होकर कह सकता हूँ वो ऐसी खातून छोड़े, वो हमेशा मेरे ख्याल से फ़ख्रे सर्विस रहेंगी, सर्विस की फ़ख्र रहेंगी हमेशा। हसन यूसुफ शाह साहब, अब मैं ये चाहूँगा कि अब हम CSPs के प्रोसेस की तरफ आएँ। तो सर, क्या आप ये प्राइवेटली CSPs के जो कैंडिडेट हैं उनको आप पढ़ाते हैं, या इसके लिए कोई ऑफिशियल आपका एक इदारा है उसके तहत आप इनको पढ़ा रहे हैं? जी, आपकी बहुत अच्छा सवाल, बड़ा वाज़ेह सवाल है। एक होता है जी प्री एग्जामिनेशन का प्रोसेस, जैसे प्राइवेट एकेडमीज़ है, मैं नाम उनका इसलिए नहीं लूँगा, वो एक एडवर्टीजमेंट के ज़ुमरे में ना आ जाए। वहाँ मैं नहीं पढ़ाता, वहाँ मुझे इनवाइट किया जाता है एज अ गेस्ट लेक्चर। मैं कुछ लोगों का मरहून मिन्नत तो नहीं, मरहून हूँ, तो मुझे इखलाकी तौर पर जाना पड़ता है, लेकिन वो एक जनरल टॉपिक होता है ताकि उनको अवेयरनेस क्रिएट हो। मैं वहाँ नहीं पढ़ाता। जब ये CSS क्लियर करके मेरे पास यानी कि एक फेडरल अदारे में आते तो मैं इनकी फॉर्मल ट्रेनिंग उस इदारे के तहत करता हूँ। गुड हो गया, यानी कि ये CSS टेस्ट क्वालिफाई करके आपके पास? जी, मेरे पास सिर्फ क्वालिफाई करके। मींस के ये नॉमिनेट हो चुके होते हैं कि जी ये इन्होंने ही जो है वो एज अ CSP ऑफिसर किसी न किसी शहर में अपनी सर्विसेज सर अंजाम देनी है। तो ये तो सर आपके लिए एक बड़ी एजाज़ की बात है। इसका मतलब है कि आप ऑफिशियली CSPs के टीचर हैं। जी जी। तो सर अब मैं ये चाहूँगा कि इसमें कुछ थोड़ा सा आप हमारे जो झंग से बिलोंग रखने वाले स्टूडेंट हैं और झंग के वासियों का भी आप पर बड़ा हक है, और आप बेसिकली झंग के लॉर्ड भी हैं, और जंग में आप के आबा अजदाद भी यहाँ पर यूसुफ शाह रोड, जो कि आपके दादा अबू के नाम पर ही यूसुफ शाह रोड के नाम से है। तो काफ़ी राइट्स हैं, काफ़ी हक जी। मैं तो इसकी वजाहत करूँ, इस दफ़ा मुझे बड़ी खुशी हुई। इस दफ़ा के जो बैच था उसमें 3 बच्चियाँ थीं, तो मैंने वैसे पूछा, मैं उनको नहीं पता था क्लास में, क्योंकि मैं फेडरेशन का एक टॉपिक है, तो एक मखसूस इलाका, मखसूस प्रोविंस, मखसूस गली, मखसूस ज़ुबान को तक़वियत देना या उसको प्रमोट करना एक अच्छी बात नहीं है। हमने बलोची, हमने सिंधी, हमने गिलगित बल्तिस्तान, हमने अर्बन रूरल सिंध, पोटवार, हिंद को स्पीकिंग, पख्तून स्पीकिंग, सबको सराइकी स्पीकिंग, सबको रिप्रेजेंटेशन देनी। तो वो 3 बच्चियाँ झंग से थीं, तो वो मुझे बड़ी खुशी हुई, और मैं बहुत ख्वाहिश है मेरी इसी आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से, आपने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है, आप इसको प्रोपोगेट करें कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे बच्चियाँ इसमें अप्लाई करें। मेरी जिधर तक मावनत हासिल है मैं हाजिर हूँ। इसमें सब्जेक्ट सिलेक्शन, प्रेसी की तैयारी करना और इंटरव्यू की तैयारी करना, ये 3 डिफरेंट फेजेस हैं जो बहुत ज़रूरी हैं। नाजरीन, एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हमारे पास है कि यहाँ पे इस वक्त CSPs के टीचर हमारे पास हसन यूसुफ शाह साहब तशरीफ़ फरमा है। बहुत से ऐसे ख्वाहिशमंद जो ब्रिलियंट स्टूडेंट होते हैं, वो MA MPhil करके और टॉपर होते हैं, वो उसके बावजूद उनका ख्वाब धरा का धरा रह जाता है कि यार हमें भी CSP ऑफिसर बनना है। वो कैसे बने और क्या प्रोसेस है, और उनको किसी किस्म की कोई अवेयरनेस नहीं होती, कोई अपॉर्चुनिटी नहीं होती, कोई गाइड करने वाला नहीं होता। लेकिन आज हम अपने आवाज़ मीडिया ग्रुप के इस
प्रोग्राम काम की बात के तवसत से हम ये चाहेंगे कि यूसुफ हसन शाह साहब हमें इस बारे में प्रॉपर गाइड करें कि वो लोग जो इतने सुहाने ख्वाब देखते हैं और CSP ऑफिसर बनना चाह रहे होते हैं, उनको कौन सा ट्रैक जो है वो अख्तियार करना चाहिए जिसके थ्रू वो ज़ीरो से स्टार्ट लें और टॉप पर पहुंचते ही CSP ऑफिसर अपॉइंट हों। सबसे पहले तो ये है कि आपकी एक मेंटल टफनेस चाहिए और एक अप्रोच, एक कमिटमेंट चाहिए, क्योंकि ये BA, MA, MPhil में कुछ ना कुछ क्लैरिटी होती है कि जी मैं इतने साल लगाऊंगा मुझे कामयाबी मिल सकती है। इसमें चांस बहुत ज़्यादा है, मेहनत अपनी जगह, लेकिन चांस का एलिमेंट, मुकद्दर का एलिमेंट, एग्ज़ाम में क्वेश्चन वो आया, एग्जामिनर ने आपके पॉइंट ऑफ व्यू को पसंद किया, सराहा, मार्क्स उस साल अच्छे आए नहीं आए। मैंने बहुत अच्छे स्टूडेंट्स को बहुत लोअर ग्रेड पे देखा है और बहुत लोअर स्टूडेंट्स जिनका मुझे लगता था इतने अच्छे मार्क्स नहीं आने चाहिए ऊपर देखा है। सो देयर इज़ नो वे के यू कैन, द फर्स्ट थिंग इज यू शुड बी, मतलब आपको अपनी ज़हनी मेंटली टफनेस, मेंटली कमिटमेंट के जी मैंने ये करना है। सर इसमें एक्चुअल जो सारा करैक्टर है, मैं ये समझता हूँ कि IQ का है। अगर स्टूडेंट का IQ लेवल ही नहीं है तो खा जितनी ही किताबें क्यों ना रट ले, कितना ही टॉप पर क्यों ना हो, अगर वो जो उसमें क्यूज़ एक आपका सेगमेंट होता है और वो जिस लेवल का टेस्ट लेते हैं, अगर उसमें वो लाइक स्किल्स ही नहीं है और वो टैलेंट ही नहीं है IQ वाला, तो वो कैसे क्वालिफाई करता है? नहीं, इसमें मुझे थोड़ा सा वजाहत, मैं कता कलामी माफ़ आप कर, इसमें IQ से ज़्यादा मेहनत और कमिटमेंट की बात है और सही गाइडेंस का मसला है। जी, अगर सही गाइडेंस, जैसे एक बच्ची है, मैं नाम उसका मुझे अब याद नहीं है, वो चिनाब कॉलेज से पढ़ी है और शी वॉज अ मदर ऑफ अ चाइल्ड, मतलब उसका बेटा भी है, तो मुझे वो बड़ी अच्छी लगी। वो सिटी, झंग सिटी की रहने वाली थी। इसी तरह एक और लड़की थी, इसके वालिद एयरफोर्स में थे, वो बच्ची बहुत अच्छी थी। मैंने आपको बताया 3 बच्चियां झंग से थी, मुझे बड़ी खुशी हुई। और पिछले साल एक लड़का था झंग से जिसके वालिद को मैं जानता था। तो सबसे इम्पोर्टेंट है गाइडेंस, कमिटमेंट, मैंने करना है, गाइडेंस किस तरह करूं, ये सेकंड है। और इसमें मुझे मेहनत क्या दरकार है। मिसाल के तौर पे आप हो सकता है मुझसे एक सब्जेक्ट में बेहतर हो, जिसमें आपका जनरल इंटरनेशनल अफेयर्स या जनरल जो हैं चीज़ें, उसमें आपका ग्रिप ज़्यादा हो मेरे से, तो मैंने उस लेवल पे आने के लिए मैंने मेहनत उस एरिया में ज़्यादा करनी है। कुछ सब्जेक्ट में मैं आगे हूँ आपसे, तो मैंने उस सब्जेक्ट में ज़्यादा शार्पन करना है अपने आप को, उसको ज़्यादा तक़वियत देनी है। सब्जेक्ट्स ऐसे हैं आजकल बड़े पॉपुलर हैं, जेंडर स्टडीज़, उसमें एक साल बड़े अच्छे मार्क्स आते हैं, एक साल कम आते हैं। इंटरनेशनल रिलेशंस, पॉलिटिकल साइंस, क्रिमिनल लॉ, क्रिमिनोलॉजी जिसे आप कहते हैं, क्रिमिनल लॉ, इंटरनेशनल लॉ। अब मेरे वक्तों में होता था, जब मैंने भी एक ज़माने में इसे अटेम्प्ट किया था, मैंने ज्वाइन नहीं किया सर्विस, तो मैं फिर आगे अपनी इस फील्ड में आ गया कि मेरा वो खैर वो एक और कहानी है। तो ब्रिटिश हिस्ट्री, US हिस्ट्री और यूरोपियन हिस्ट्री बड़े पॉपुलर थे, अब वो पॉपुलर कम है। US कॉन्स्टिट्यूशन पॉपुलर है। अब इसका मतलब ये नहीं कि US कॉन्स्टिट्यूशन, मैं लॉयर हूँ, मुझे US कॉन्स्टिट्यूशन का नहीं पता। एक CSP लड़का जो पढ़ रहा है वो मुझसे बहुत आगे होगा, मैं US कॉन्स्टिट्यूशन भी पढ़ाता हूँ, लेकिन उसके पढ़ने का अंदाज और मेरे पढ़ने का अंदाज में दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। सो इसमें टेक्निक, कमिटमेंट, गाइडेंस और मेंटल टफनेस, ये 4-5 ऐसे एलिमेंट्स हैं जो मैं समझता हूँ अगर झंग के, तोबा, गोजरा, फैसलाबाद के लोग अगर इसको सुन रहे हैं तो वो अगर इन चीज़ों पे फोकस करें या इस पे तवज्जो दें तो कामयाबी उनके कदम चूमेगी। सर लेकिन इसके साथ एक बड़ा ही बुनियादी सवाल जुड़ा है, वो ये है कि सर एक तो आपका एक स्टैंडर्ड जो है वो क्वालिफिकेशन होना ज़रूरी है। अगर स्टैंडर्ड क्वालिफिकेशन ही नहीं होगी तो वो उसके लिए आप तैयारी नहीं कर सकते, अप्लाई ही नहीं कर सकते। और सेकेंडली मैं आपसे सर ये भी जानना चाहूँगा, बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है कि ये बताएं कि क्या इसके लिए कुछ शुरू से एक मैटर करता है कि वो आर्ट्स का स्टूडेंट होगा तो ज़्यादा बेहतर है, अगर मेडिकल का स्टूडेंट होगा तो वो ज़्यादा उसके अंदर टैलेंट होगा, या नॉन मेडिकल का, या इस तरह की जो बेसिक क्वालिफिकेशन है, क्या इसमें इसका भी कोई इन्हिसार है? देखें, ये सवाल आपका बड़ा अच्छा है। जो पिछले AC झंग थे, मुझे अभी याद है, वो मेरे स्टूडेंट थे, अभी ट्रांसफ़र हो गए, गिल साहब, कासिम गिल साहब, वो प्रोफेसर थे इंग्लिश लिटरेचर के।
अब इंग्लिश में तो उनकी ग्रिप है, लेकिन मिसाल के तौर पे इंटरनेशनल अफेयर उसने और सब्जेक्ट्स भी तो रखने हैं। जी बिल्कुल। तो इट इज़ नॉट कि वो एक आदमी एक एरिया में एक्सपर्ट हो गया तो वो हर जगह कामयाब है। मेरे कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो MBBS डॉक्टर्स थे, ठीक है। कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनकी मोलेकुलर बायोलॉजी में PhD के नेर थे वो। जी। मेरी अभी एक स्टूडेंट ने कल मुझे बताया उसकी थीसिस किसी चीज़ में जर्मनी में एक्सेप्ट हो गई है, सब्जेक्ट्स उसके फ़र्क थे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसके लिए आपकी जो बेसिक क्वालिफिकेशन है वो होना जरूरी है? नहीं, आपकी मेंटल टफनेस, अप्रोच और सब्जेक्ट्स की सिलेक्शन। आप इंजीनियर होते हैं, सिविल इंजीनियर। मैं कल एक DC साहब को मिला, वो भी थे, मैं जगह का नाम है, वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं UET के। अब वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से अगर वो पढ़ रहे हैं पंजाबी, और पंजाबी में या फारसी पढ़ रहे हैं सब्जेक्ट के तौर पे, और नंबर ले रहे हैं, तो मुझे पूरा यकीन है कि इसका कतई कोई ताल्लुक नहीं था उनकी इंजीनियरिंग के साथ। या एक शख्स है, जैसे आपने पिछले AC साहिबा की बात की, AC साहिबा कॉर्नेल से पढ़ी थी बाहर की अमेरिकन यूनिवर्सिटी, फ्रॉम अ डिफरेंट सब्जेक्ट, लेकिन जब उसको पाकिस्तान स्टडीज पढ़ना है पाकिस्तान में आके, तो शी हैज़ टू रीड व्हाट इज अवेलेबल हियर एंड शी हैज़ टू स्कोर। एंड द अदर थिंग इज कि जो एग्जामिनर है उसको नहीं पता कि आप बायोलॉजी पढ़ के आए हैं, MBBS करके आए हैं, उसने आपकी टेक्निक और क्वेश्चन के आंसर का जवाब देखना है। यानी कि आपके बात करने का मकसद ये है कि अगर किसी ने उर्दू में MA किया है, वो MA इस्लामियात है, या वो MA पंजाबी भी है, अगर उसके अंदर टैलेंट है तो वो CSS क्वालिफाई कर सकता है। मैं ज़्यादा से ज़्यादा इसरार करूँगा आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से वो अप्लाई करें, मैं इसलिए हाजिर हूँ। हमारे यहाँ ना एक एक्चुअल जो करियर काउंसलिंग है ना, उसका बड़ा फायदा। मैंने आपको अर्जी इसमें लफ्ज़ जो गाइडेंस का डाला है वो डाला है इसलिए, मिसाल के तौर पे मैंने कई ऐसे स्टूडेंट्स को देखा, मैं आपको एक और स्टूडेंट का बताऊँ, कस्टम्स में है कराची में, और वो और उसकी बीवी मेरे दोनों स्टूडेंट्स हैं। एक लाहौर कस्टम्स में है, उसकी बीवी भी मेरी बच्चियों की बहुत मुझे पसंद है, वो बच्ची बहुत अच्छी बच्ची। अब जो कस्टम्स कराची वाला है, ही शुड हैव बीन इन PAS यानी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, आपके DC AC में, उस सिर्फ इंटरव्यू में इतने उसके कम मार्क्स हैं, रिटन में उसके इतने ज्यादा मार्क्स हैं कि जब उसका टोटल एग्रीगेट हुआ तो वो नीचे आ गया। मैं समझता हूँ वो लड़का, ऑल्दो कस्टम्स भी बुरी जॉब नहीं, बहुत सॉफ्ट आफ्टर जॉब है, लेकिन उसका बहुत आगे मेरिट बनना चाहिए। मैं आज भी उसको एग्जाम्पल के तौर पे कोट करता हूँ, गाइडेंस। लेकिन वो चूंकि लाहौर का लड़का था, उसके पास वसाइल थे, पूछने इधर पूछा उधर पूछा। अब आजकल भी सोशल मीडिया पे फेसबुक है, व्हाट्सएप बहुत ज़्यादा है, लोग यूज़ कर रहे हैं, जो सक्सेसफुल कैंडिडेट्स हैं उनसे पूछा जाता है। मैं समझता हूँ सक्सेसफुल से ज़्यादा जो सक्सेस मिडिल टीयर या नीचे आए उनसे पूछना बहुत बेहतर है, क्योंकि उनकी मेहनत का लेवल और इनकी मेहनत का लेवल बिल्कुल बराबर होता है। सर, जंग, गोजरा, टोबा या इस तरह के जो सराउंडिंग एरियाज हैं, इन बैकवर्ड एरियाज में तो इस तरह की कोई करियर काउंसलिंग के लिए अकेडमी नहीं है, कोई इंस्टीट्यूट नहीं है, तो क्या आप ऐसी अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं कि लोग आपसे रब्ता करें? क्या आप अपना कोई कॉन्टैक्ट नंबर जिससे वो रब्ता करके आपसे जानना चाहेंगे क्या मेरे अंदर क्या वो टैलेंट है? जी, मैं इस पोजीशन में हूँ कि मैं CSS के लिए, मैं आपको इनिशियल थोड़ी सी गाइडेंस दे सकता हूँ, लेकिन जो प्रॉपर गाइडेंस है वो अकेडमीज में ज़्यादा प्रोफेशनली दी जाती है। मैं उनकी एडवोकेट नहीं कर रहा। टोबे से लड़की थी जी, पिछले साल आई थी या उससे पिछले साल आई थी, लंबी सी थी, मुझे नाम उसका भूल गया, वो असिस्टेंट कमिश्नर लगी हुई है कहीं। अब मुझे नाम, चूंकि अब तक 1000 से ऊपर स्टूडेंट्स को मैं इनको बढ़ा चुका हूँ, जो सीनियर है वो और है। सही, बातों में वो मेरे और स्टूडेंट हैं। इस बात का भी हमें इल्म हुआ कि माशाल्लाह आप 1000 से ज्यादा मेरे स्टूडेंट हैं जी, मेरे स्टूडेंट। ये तो वो है जो जूनियर हैं, उनको आप पढ़ा चुके हैं। जो सीनियर हैं वो क्योंकि अब जूम पे क्लासेस हो रही है, मैं तादाद उनकी गिनी नहीं, क्योंकि ये कोविड की वजह से, तो उसमें एक्स कैडर भी है। एक्स कैडर वो है जो PMS सर्विस से है, तो मैं KPK के PMS सर्विस यानी प्रोविंशियल DCs, ADCRs, तहसीलदारों को भी पढ़ा चुका हूँ। KPK पंजाब, सिंध, वो और है, उनको मैंने गिना नहीं है अभी। माशाल्लाह आप ऑल ओवर द पाकिस्तान जितने भी हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह CSPs हैं उनको आप पढ़ा। मुझे आपके तवज्जुह से लग रहा है कि मैं KPK का एक चक्कर लगाऊं, मेरे स्टूडेंट्स वहाँ होंगे। तो गिलगित बल्तिस्तान में बहुत है, सिंध में बड़े हैं, मैं सिंध इंटीरियर में बड़े हैं मेरे।
तो शाहजी आप ये बताइएगा कि आपके हॉबीज क्या है? मेरे हॉबीज़ मैं मुताला को पसंद करता हूँ और डीप मुताला, यानी कि हिस्टोरिकल एस्पेक्ट और उसके साथ कल्चर, मतलब ज़रा कल्चर हिस्ट्री को साथ लेके हुआ क्या था, ये नहीं कि किताबों में क्या लिखा है, एक्चुअल आप ये जानना चाहते हैं हुआ क्या था। बेसिकली आप जो है वो एक तहकीकी ज़हन, माइंड के आदमी हैं। मुझे म्यूज़िक से लगाव है, मौसीकी, म्यूज़िक, तहकीकी एंगल से इस खित्ते की हिस्ट्री का मुझे बड़ा शौक़ है और मैं 5 से 10 हज़ार साल यानी 6,000-7 साल से अब तक की हिस्ट्री का मुताला करता रहता हूँ। बहुत ज़्यादा कल्चर का मुझे बड़ा शौक़ है, इसलिए जब मैं क्लास में मुझे सिंधी भी थोड़ी सी मैं बोल लेता हूँ, बलोची, दरी। जंग की हिस्ट्री बड़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि यहाँ सिकंदर आज़म करीबी यहाँ से क्रॉस किया उसने, और सिकंदर आज़म से पहले भी इसकी हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स है। जहाँ भी दरिया का रुख होगा ना, वहाँ पे कदीम सकाफत और तहजीब आपको मिलेगी। अनफॉर्चुनेटली क्लास में भी मैं ये बताता हूँ कि हम लोग ये अज्यूम करते हैं कि जी अंग्रेज़ आया तो वो जिद्दत लेके आया, गलत बात है। मैं क्लास में भी बताता हूँ कि पुलिस का निज़ाम अंग्रेज़ के आने से पहले भी था, डीपीओ उस वक्त भी था, डीसी उस वक्त भी था, लेकिन उसका नाम, उसका रोल ज़रा सा फ़र्क था। आप उसे कोतवाली कहते थे, जी ऐसी बात। आप उसे कहते थे जेलदार, जमींदार। सर आप देखें ना, हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर से पुलिस डिपार्टमेंट जो है वो, आप उससे भी पहले चले जाएं। जी मैं उससे भी पहले कहता हूं कि अगर सिकंदर आज़म आया यहाँ पे इस खित्ते में, तो मैं एक आपके तवज्जुह से एक बड़ा ज़बरदस्त क्लास में भी मैं बात करता हूँ कि उसने पारस को, बादशाह था, उसको बुलाया, जंजीरों में जकड़ा हुआ था, वो जेलम के करीब जंग हुई है, ये भी हिस्टोरिकल है। जेलम और इस खित्ते चनाब के ऊपर वो जंग थी, उसके दरमियान का इलाका था। तो पारस को वो आया तो उसने कहा जी एक बादशाह तुम्हारे साथ क्या सलूक किया जाए, तो उसका बड़ा मशहूर सवाल है जैसे एक बादशाह दूसरे बादशाह के साथ करता है, जिसमें उसने उसको दरगुजर किया। अब हिस्टोरिकली इसको देखा जाए तो ये अकल नहीं मानती। अगर वो इतना ही अच्छा आदमी था तो वो ईरान की सल्तनत भी वापस कर देता। अच्छा सर आप वो पारस ही आया। अब मैं माजरत के साथ, इसका जो रुख है ना तहकीकी, वो ये है कि वो यहाँ शिकस्त खा गया था, तो अपने आप को कवर करने के लिए उसने कहा जी मैं ये तुम्हें जमीन बख्शता हूँ। अब इसका मतलब ये है जो मैंने क्लास में बताया, एक तो ये एंगल है, दूसरा ये एंगल है कि फॉरेन ऑफिस उस वक्त भी था। सर मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप हमारे लिए जो है वो फिर से वक्त निकालिएगा। जरूर, मैं हाजिर हूँ, आप जब चाहें, मैं जब चाहूँ। आप जो टॉपिक हो, फेडरेशन तो सदारती निज़ाम के क्या मसाइल हैं, तो हमारा सदारती या पार्लियामेंट्री सिस्टम है, कॉन्स्टिट्यूशन पे कर लें, सर्विस लॉज भी है, लैंड रेवेन्यू लॉज है, ओवरऑल जो कानून बनाए जाते हैं वो किस तरह ऐसी कानून, डोमेस्टिक वायलेंस जैसे आप तशद्दुद कहते हैं, उसके अलावा कि जो भी आप है, मैं हाजिर। सर आई एम थैंकफुल टू यू कि आपने हमें अपना इतना कीमती वक्त दिया, और आज हम आपके यहाँ पे फार्म हाउस में आमों की ठंडी ठंडी छांव के नीचे बैठ के आप आए। हवेली बहादुर शाह भी है, ये तो जंग का घर है, आप हवेली बहादुर शाह हैं, वहाँ भी आपको फार्म हाउस दिखाते हैं। जी ऐसी बात है। जी बिल्कुल, हसन यूसुफ शाह साहब का जो ये घर है माशाल्लाह, ये ज़िला कचहरी, हमारी ज़िला कचहरी के बिल्कुल सामने ही इनका एक बहुत खूबसूरत सा घर है, बड़ी खूबसूरत कोठी है, और उसके अंदर बड़ा ही शहाना सा इनका और खूबसूरत आमों का बागीचा है, बाग है। उसमें हम यहाँ नीचे बैठ के इनसे हमने डिस्कशन की और लुत्फ़अंदोज़ हुए, और कुछ इनसे हमने जाना और हमें अवेयरनेस हुई। तमाम अल्फाज के साथ मैं मोहतरम हसन शाह साहब से इजाज़त तलब करूँगा और इनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इन्होंने वक्त अता फरमाया। अपने मेज़बान आशिफ इकबाल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने